Hello students, welcome back to Gyan Jyoti Public School in online classes. आज मैं आप लोग को जो वेदर और एंड क्लाइमेट का जो चैप्टर आप लोग को पढ़ा रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी। और नेक्स्ट पार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो क्लाइमेट को यानी जलवायु को प्रभावित करते हैं। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में क्लाइमेट और वेदर के बारे में बता चुकी हूँ कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। तो अभी मैं जलवायु को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट है ये कुछ खास कारकों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और प्रभावित किए जाते हैं। कुछ खास कारक हैं और वो कारक क्या क्या है, मेन अमॉन्ग दिस उनमें से कुछ हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वो मेन कुछ मुख्य जो है वो है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड यानी कि मैं आप लोग को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में बता चुकी हूँ जिसे हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो क्लाइमेट है ये लैटिट्यूड क्लाइमेट को प्रभावित करता है। लैटिट्यूड मैं आप लोग को पीछे बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि टाइम लॉन्गिट्यूड के द्वारा टाइम को कंट्रोल किया जाता है। लॉन्गिट्यूड जो है टाइम को प्रभावित करता है, लेकिन जो लैटिट्यूड है ये क्लाइमेट को जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर यानी कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं, जैसे इक्वेटर क्या है, जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई मेन रेखा है वो इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री लैटिट्यूड 2 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ के तरफ जाएंगे, 1 डिग्री नॉर्थ 1 डिग्री या 2 डिग्री नॉर्थ या 3 डिग्री नॉर्थ, तो इक्वेटर की अपेक्षा धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते जाता है क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो है सीधी पड़ती है इक्वेटर पर, और जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ते जाता है सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ती है। और इस प्रकार से जो लैटिट्यूड है या इक्वेटर से जो दूरी है उस जगह का टेम्परेचर क्लाइमेट अलग होता है इक्वेटर की अपेक्षा। फिर जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर पहुंचते हैं तो वो क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होता है, यहाँ तक कि वहाँ पर सालों भर बर्फ़ जमा रहता है, इतना ठंडा होता है। जबकि हम इक्वेटर पर देखते हैं कि सालों भर गर्मी पड़ता है क्योंकि सूर्य की प्रकाश इक्वेटर पर सालों भर सीधी पड़ती है। तो इस तरह से जो क्लाइमेट है वो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर यानी इक्वेटर की जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्लाइमेट प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जो है उस ऊंचाई, अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई यानी कि जो समुद्र तल से जो जैसे जैसे ऊंचाई ऊपर की तरफ वायुमंडल में बढ़ता है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो घटते जाता है। तो इस प्रकार से जो हिल स्टेशन होता है वहाँ का टेम्परेचर प्लेन एरिया से कम होता है और वहाँ ठंडा होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे या कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो हमारे प्लेन एरिया में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या ये हम क्या बोलेंगे पंजाब वगैरह जो ये स्टेट है, यहाँ की क्लाइमेट की अपेक्षा जो शिमला है या देहरादून है या दार्जिलिंग है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है हमेशा। ठीक है, और हमारे यहाँ जब गर्मी भी पड़ती है तो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है हिल स्टेशन पर,
का क्लाइमेट जो है प्लेन एरिया से ठंडा रहता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद है करें कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता भी किसी जगह की आर्द्रता भी वहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करती है, या प्रेसिपिटेशन या वाइन हवा, तो ये सभी, या किसी जगह के हवा में तेज़ी आ जाना, ये सभी भी क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो ये सभी कारक जो हैं, ये हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों के क्लाइमेट को चेंज करता है, बदलता है, या हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं इन सभी कारकों के प्रभाव से, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड, जो पहला कारक है जो क्लाइमेट को पृथ्वी पर प्रभावित करता है, उसका मेन फैक्टर्स यानी कारक है लैटिट्यूड, या इक्वेटर से दूरी यानी कि अक्षांश रेखा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हिंदी में बोलते हैं इक्वेटर को। तो उससे दूरी, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे इक्वेटर से, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है कम होते जाता है, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो करेक्ट लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे मुख्य कारक है लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा या इक्वेटर से दूरी। द फर्दर वन गोes फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इट गेट्स, यानी जैसे जैसे हम द फर्दर वन गोes फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इट गेट्स, जैसे जैसे हम इक्वेटर से आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, हमें ठंडा मिलता है, ठीक है। यानी कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी होता है और सालों भर होता है, ठीक है। इक्वेटर के बाद हम 1 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर जाएंगे, तो वहाँ इक्वेटर की अपेक्षा थोड़ा टेम्परेचर कम मिलेगा, वहाँ थोड़ा हल्का गर्मी कम होगा। फिर 2 डिग्री पर नॉर्थ या 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर जाएंगे, तो वहाँ भी धीरे थोड़ा सा कम होगा। ऐसे ही करते करते हम जैसे जैसे लैटिट्यूड 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, इस तरह से करते करते हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, वैसे वैसे जो है टेम्परेचर कम होते जाता है और जो गर्मी है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। और लास्ट में जब हम साउथ पोल पर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जब पहुंचते हैं तो हमेशा वहाँ पर ठंडा, यानी सालों भर ठंडा पड़ता है, बिल्कुल हमें सालों भर वहाँ बर्फ़ों से ढका रहता है वहाँ का जगह, तो सबसे ठंडा जगह पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेसेस एट हायर लैटिट्यूड। जो इस प्रकार है कि जो इक्वेटर के पास जगह है उसकी वो ज़्यादा हॉटर है, यानी कि गर्म है। जो ऊंची लैटिट्यूड है, जो जगह जो ऊंची लैटिट्यूड पर यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास आसपास के जो लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं हैं, उन जगहों उस रेखाओं पर स्थित जो जगह है उसकी अपेक्षा इक्वेटर के पास का जो जगह है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म होता है। एज अ रूल, इस नियम के अनुसार द हायर द लैटिट्यूड द कोल्डर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। कि जैसे जो लैटिट्यूड हायर है यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है, वहाँ का क्लाइमेट जो है क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होते जाता है, उस जगह का क्लाइमेट धीरे धीरे ठंडा होते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई भी किसी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। अल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ अ प्लेस एबव द सी लेवल आल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो सी लेवल से ऊंचाई है, सी लेवल यानी समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस जगह का
क्लाइमेट भी बदलते जाता है, यानी कि जो सी लेवल पर जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, और वहाँ से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वो जो टेम्परेचर है वो घटते जाता है, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जितना ही ज़्यादा ऊंचाई पर उतना ही हमें वहाँ ठंडा मिलता है एरिया। टेम्परेचर डिक्रीज विथ, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है किसकी अपेक्षा, घटते जाता है कहाँ पर, तो अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटते जाता है। इट डज सो एट द रेट ऑफ अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स राइज इन अल्टीट्यूड, यानी कि जैसे ही हम 1000 मीटर ऊंचाई को पार करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे ही 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से जो टेम्परेचर है वो घटते जाता है। यानी कि जब हम 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें समुद्र तल से 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम मिलता है। ठीक है, यदि मान लीजिए, और जैसे ही यदि हम 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6.5 इंटू 2 यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरह से जो ऊंचाई यानी माउंटेन पर जो हिल स्टेशन यानी कि जो शहर बसा हुआ होता है वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और वो हमेशा वहाँ ठंडा पड़ता है। Thus, the higher we go, the colder it gets, यानी इस प्रकार से जैसे जैसे हम हायर ऊंचाई पर जाते हैं हमें ठंडा प्राप्त होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर टेम्परेचर्स ओवर द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया रीच 40 degrees Celsius, but plains in the mountains like Shimla and Dehradun are much cooler at 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कि समर सीजन में क्या होता है कि जो प्लेन एरिया नॉर्थ उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है, मैदानी इलाका है, वहाँ का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि उसी समय जो माउंटेन पर बसा हुआ जो हिल स्टेशन है शिमला और देहरादून, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है कि 20 डिग्री या 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। दैट इज़ वाई पीपल इन इंडिया ट्रेवल टू हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर, और इसी कारण से क्या होता है कि इंडिया के लोग समर सीजन में, जो ये लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, वे समर सीजन में जब इंडिया के नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरिया में जब समर सीजन होता है, गर्मी पड़ता है, तो उस समय लोग हिल स्टेशन यानी कि देहरादून, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऊटी, इन सभी हिल स्टेशनों पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, अपना छुट्टियां मनाने जाते हैं, समर वैकेशन वगैरह मनाने वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई है वो भी किसी जगह के क्लाइमेट को बदलता है, प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर सूर्य की प्रकाश बिल्कुल सीधी, यानी कि जो ये सूर्य की किरणें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ येलो कलर जो है ये सन है, और इस सन का रेज यहाँ पर लिखा हुआ है सन रेज, यानी कि सूर्य के प्रकाश इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये छोटा बना हुआ है किसके अपेक्षा, यहाँ पर जो ऊपर में खींचा हुआ लाइन है ये इसके अपेक्षा, ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर जो है सूर्य की प्रकाश को लंबा दूरी भी तय करना पड़ रहा है, और साथ साथ जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि इस
राउंड एरिया, यानी कि हमारी पृथ्वी जो गोल है, इस पृथ्वी पर तिरछी पड़ रही है सूर्य का प्रकाश। तो इसलिए यहाँ जो है आप लोग को पता है कि जो गर्मी है वो जैसे 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 हम आग के पास, जितना ही आग के पास रहते हैं, आग की गर्मी हमें उतना ही ज़्यादा प्राप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आग से दूर जाते हैं वो गर्मी हमें धीरे धीरे कम प्राप्त होती है। वैसे ही यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सन रेज को कम दूरी तय करना पड़ रहा है पृथ्वी के जो सतह है इक्वेटर पर, वहाँ पहुँचने में, जबकि इसके अपेक्षा ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है जो ये क्या है, हायर एरिया, यानी कि हायर लैटिट्यूड है। यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है सूर्य के प्रकाश को। तो इस तरह से यहाँ जो है टेम्परेचर जो है सूर्य का जो गर्मी है वो हीट जो है कम प्राप्त होता है, और यहाँ जो इक्वेटर है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यानी हीट गर्मी ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसलिए इक्वेटर पर सालों भर गर्मी पड़ता है, और जबकि इक्वेटर से जैसे जैसे हम इधर आते हैं वैसे वैसे जो सूर्य की गर्मी है वो कम प्राप्त होती है, और जब नॉर्थ पोल पर जाते हैं तो यहाँ बिल्कुल गर्मी पड़ती ही नहीं है, सालों भर ठंडा पड़ती है। और सीधे वैसे ही हम साउथ की तरफ भी जाते हैं तो इधर भी इक्वेटर पर सालों भर गर्मी पड़ती है, और इसके जैसे जैसे हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमें ठंडा प्राप्त होता है, और साउथ पोल पर जाते हैं तो वहाँ सालों भर ठंडा ही पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेम्परेचर जो है लैटिट्यूड के अनुसार भी जो क्लाइमेट है वो बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो सी है उससे समुद्र से भी दूरी, जो समुद्र से दूरी है, जितना ही ज़्यादा दूर पर कोई जगह स्थित है वहाँ का भी क्लाइमेट जो है अलग अलग होता है। जैसे मैं आप लोग को बता चुकी हूँ पहले ही कि जो समुद्र के पास का एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट जो होता है मॉडरेट होता है। जिसे आप देख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, ये भी एक फैक्टर है, कारक है जो पृथ्वी पर क्लाइमेट को, जलवायु को प्रभावित करता है। प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, दैट इज दे आर नाइदर टू हॉट इन समर नॉट टू कोल्ड इन विंटर। जो जगह समुद्र के पास स्थित है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, यानी कि मध्यम होता है, न तो ज़्यादा गर्मी पड़ता है गर्मी में और न ही ज़्यादा ठंडा पड़ता है विंटर सीजन में। समर सीजन में ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता है कभी भी समुद्र के किनारे के क्षेत्रफल में, और न ही विंटर सीजन में कभी ज़्यादा ठंडा पड़ता है। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट मध्यम यानी कि बीच में रहता है, कभी ज़्यादा गर्म कभी ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेसेस लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो जगह जो कॉन्टिनेंट्स यानी कि महादेश के अंदर बसा हुआ है, महादेश के अंदर यानी कि समुद्र से जितना ही ज़्यादा दूर बसा हुआ है वहाँ का क्लाइमेट जो है क्या होता है, अत्यधिक गर्म होता है गर्मी में, और ठंडा में अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक है, दे हैव वेरी हॉट समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स। वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, गर्मी में ज़्यादा गर्म और ठंडा में ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि मुंबई होता है, जो मुंबई है वहाँ का क्लाइमेट सालों भर मॉडरेट रहता है, मिल्ड रहता है, कभी ज़्यादा मुंबई में समर सीजन में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता है, विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है। जबकि हम लोग जो प्लेन एरिया में बसे हैं वहाँ पर जो समर सीजन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और विंटर सीजन में ठंडा भी ज़्यादा पड़ती है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी एरिया में। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज ओशियंस एंड सीज टेक लॉन्गर टू हीट अप एंड कूल डाउन देन लैंड डज। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो समुद्र के पास का एरिया जो होता है वो गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठंडा में ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि जो समुद्र और जो महासागर है वो गर्म होने में भी ज़्यादा समय लेता है, लॉन्गर टू हीट अप
गर्म होने में भी ज़्यादा समय लेता है, और कोल्ड ठंडा होने में भी, कूल डाउन यानी कि ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है। यानी जैसे हम पानी को गर्म करने में भी ज़्यादा समय लगता है और फिर पानी को ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लगता है, किसके अपेक्षा? तो लैंड के अपेक्षा। यानी कि लैंड, और यदि हम बाहर धूप में लैंड पर में पानी रख दें तो लैंड पहले गर्म होगा और पानी बाद में गर्म होगा। लेकिन पानी यदि गर्म हो जाता है तो ठंडा भी लैंड पहले हो जाएगा, ज़मीन पहले ठंडा हो जाएगा, और पानी जो है वो बाद में ठंडा होगा। तो इसका मतलब कि पानी को, यानी कि समुद्र को गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लगता है, इसके लैंड की अपेक्षा, भूमि की अपेक्षा, ज़मीन की अपेक्षा। इसलिए क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है वहाँ पर न तो समर सीजन में ज़्यादा गर्मी और न ही ठंडा, विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडा लगता है। एज ए रिजल्ट, during summers cool winds blow from the sea during summers। कराएगी, इसका परिणाम ये होता है कि समर सीजन में कूल विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी। क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का प्रकाश लैंड पर और समुद्र पर, महासागर पर एक समान पड़ता है, लेकिन लैंड जो है पहले गर्म हो जाता है और पानी जो है समुद्र का, वो समुद्र जो है वो देर से गर्म होता है। तो जो गर्म होता है वहाँ की हवाएं गर्म होकर के पहले उठने लगती हैं। जैसे लैंड पहले गर्म हो जाता है और लैंड का हवा जो है गर्म होकर के उठने लगता है, और जब हवा उठता है तो उस नीचे के जो स्पेस जो खाली होता है, उस जगह स्पेस, खाली स्पेस को भरने के लिए क्या होता है कि समुद्र की हवा जो है, समुद्र के सतह पर जो हवा होता है वो ठंडा होता है, तो वो हवा अब इधर खिंचाता है, क्योंकि खाली हो जाता है जगह ना, तो जो पूरा वायुमंडल होता है वो खाली स्थान तो कहीं रहेगा नहीं, हवा तो इधर से उधर बहते रहता है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की हवा लैंड की तरफ बह के आती है। और इस प्रकार से क्या होता है कि हमेशा ठंडा हवा, समुद्र का, महासागर का हवा, ठंडा हवा हमेशा लैंड एरिया में आते रहता है, और जो समर सीजन हो या समर सीजन में भी क्या होता है कि गर्मी महसूस नहीं हो पाता है। वही कह रहा है कि कूल विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी ड्यूरिंग समर्स, कूलिंग प्लेसेस अलोंग द कोस्ट। और क्या करता है कि जो समुद्र के तटीय एरिया है, क्षेत्र है, उसे ठंडा बना देता है। एंड ड्यूरिंग विंटर्स, और ठीक फिर क्या होता है कि विंटर सीजन जब आता है तो वार्म विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी ड्यूरिंग विंटर्स, वार्मिंग प्लेसेस अलोंग द कोस्ट। अब क्या होता है, जब विंटर सीजन आता है तो सूर्योदय होता है, तो सूर्य के प्रकाश लैंड पर भी और महासागर और सी पर भी एक समान पड़ता है। लेकिन होता क्या है, जो लैंड है वो पहले गर्म हो जाता है, और जो क्या होता है समुद्र है वो देर से गर्म होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो हवा है वो फिर क्या होता है, जो लैंड का हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठता है, और फिर देखिए जो यहाँ जो समुद्र से जो हवाएं चलती हैं वो विंटर सीजन में जो समुद्र से हवा लैंड की तरफ बहती है वो हवा गर्म आती है। जो हवा समुद्र से लैंड की तरफ आती है विंटर सीजन में वो वार्म विंड आती है, गर्म हवाएं आती हैं। जबकि समर सीजन में जो समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ आती हैं वो ठंडा होती है। तो समर सीजन में समुद्र से आने वाली हवाएं ठंडी होने के कारण कोस्टल एरिया को ठंडा कर देती है, जबकि विंटर सीजन में समुद्र से गर्म हवाएं लैंड की तरफ आती हैं और लैंड को गर्म कर देती है, जिससे
विंटर सीजन में कोस्टल जो कोस्ट है, समुद्र तटीय एरिया है, वो विंटर सीजन में गर्म हो जाता है और समर सीजन में ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ जो कोस्टल एरिया है वहाँ का क्लाइमेट सालों भर मॉडरेट रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एंड ड्यूरिंग विंटर warm winds blow from the sea during winters, warming places along the coast, यानी कि कोस्ट की जो जगह है, कोस्टल एरिया का जो जगह है उसे ठंडा कर गर्म कर देता है जो समुद्री हवा होती है। Thus places along the coast are cooler in summer, इस प्रकार से क्या होता है, जो समर सीजन में जो कोस्टल रीजन है वो ठंडा हो जाता है, एंड वार्मर इन विंटर, और जो विंटर सीजन होता है उस समय वार्मर यानी गर्म हो जाता है। देन प्लेसेस लोकेटेड इन लैंड एट द सेम लैटिट्यूड, यानी उसी लैटिट्यूड पर, उसी अक्षांश पर बसा हुआ और जो लैंड है, अदर जो लैंड में जो कंटिनेंट के या कंट्री के अंदर जो समुद्र तट से दूर का जो जगह है उसकी अपेक्षा जो समुद्र के किनारे का जो एरिया है वो विंटर में गर्म और समर में ठंडा रहता है। समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो विंटर में गर्म आती हैं और समर में हॉट ठंडी हवाएं आती हैं। इसलिए कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर सालों भर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड एंड मॉस्को इन रसिया लाई अलॉन्ग सिमिलर लैटिट्यूड्स। ये जो है एडिनबर्ग देश का नाम है जो स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग जो है एक जगह का नाम है जो स्कॉटलैंड देश में स्थित है, और मॉस्को जो है वो भी एक जगह है जो रसिया यानी रूस में स्थित है। ये दोनों जो जगह है एक ही लैटिट्यूड पर, एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है। बट एडिनबर्ग हैज़ मिल्डर विंटर्स बिकॉज इट लाइज ऑन द कोस्ट। जो एडिनबर्ग है ये समुद्र तट के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ जो है क्या होता है, विंटर जो है मिल्डर यानी कि मिल्डर होता है, यानी कि मध्यम होता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। अनलाइक मास्को की अपेक्षा, यानी कि मास्को जो है वहाँ पर जो विंटर होता है वो ज़्यादा वहाँ ठंडा होता है, जबकि ये जो एडिनबर्ग है वहाँ पर ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है विंटर सीजन में। ठीक है, ऐसे तो जो ये रसिया है ये लगभग ये सिक कंटिनेंट में आ जाता है, तो इसलिए उधर ठंडा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर लेकिन जो ये कोस्टल एरिया होने के कारण एडिनबर्ग में ठंडा कम पड़ता है मास्को की अपेक्षा। ठीक है, विच हैज़ सेवर विंटर्स बिकॉज इट लाइज फॉर इनलैंड। जो मास्को है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि यही इनलैंड में स्थित है, यानी कि जो भूमि के अंदर यानी कि कंटिनेंट के अंदर स्थित है, समुद्री एरिया से दूर स्थित है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ठंडा पड़ती है। लेकिन जो ये एडिनबर्ग है वहाँ पर वो कम ठंडा पड़ती है विंटर सीजन में भी, क्योंकि ये समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता और नमी, ये क्या है? द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर। जो एटमॉस्फेयर है हमारा पर्यावरण है, इसमें वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प शामिल रहता है, मिला हुआ रहता है हमारे वायु में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि जो हमारे वायुमंडल में हवा में जो
वाटर की मात्रा, वाटर वेपर यानी जलवाष्प की जो मात्रा फैली हुई रहती है, उसमें मिली हुई रहती है हवा में, उस वाटर की मात्रा को क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता या नमी कहा जाता है। When the humidity is high, we feel sticky and hot and sweet along. लेकिन जब ह्यूमिडिटी हाई यानी कि आर्द्रता जब बहुत ज़्यादा तेज होता है, तब वी फील स्टिकी एंड हॉट, तब हम क्या करते हैं हमें महसूस होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, और उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें पसीना आता है। जब ह्यूमिडिटी वायु में ज़्यादा फैली हुई होती है, जब आर्द्रता अधिक अधिक होता है, वायु में जब नमी की मात्रा ज़्यादा फैली रहती है, तो फिर उस समय हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होता है। When the humidity is low, जब आर्द्रता निम्न होता है, कम होता है, our skin feels dry, तब हमारा स्किन क्या होता है? जो हमारा स्किन होता है वो सूखा महसूस होता है। एंड आवर लिप्स स्टार्ट चैपिंग, और हमारा जो होठ है वो फटना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे बरसात में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन और पसीना बहुत ज़्यादा होती है, हमारा हाथ पैर नहीं फटता है। क्यों? क्योंकि उस समय वाटर है जो हमारे वायुमंडल होता है उसमें वायु की जो ह्यूमिडिटी है वो अधिक होता है, क्योंकि वही ह्यूमिडिटी जो है बादल बनाता है और फिर कड़ाके की बारिश होती है। ठीक है, लेकिन जब वही ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है वायु में, जब कब होता है? जबकि पछुआ हवाएं चलती हैं, और उस समय क्या होता है? हवाएं जब पछुआ चलती है तो हम उस हवा में ह्यूमिडिटी लो होता है, जिसके कारण उसमें वायु में वाटर वेपर बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण जो हमारा हाथ पैर है वो सूखता है, फटता है। ठीक है, और हमारा जो स्किन है, चमड़ा है, वो भी सूखा हुआ महसूस होता है, और हमारा ओठ भी फटता है उस समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है प्लेसेस नियर द सी एंड अदर वाटर बॉडीज हैव हाई ह्यूमिडिटी, while places far away from it have low humidity. Places near the sea and other water body, यानी कि समुद्र के पास का जो जगह होता है या अन्य कोई, जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, झील हुआ, महासागर हुआ, उसके आसपास, उसके पास का जो एरिया होता है, जो जगह होता है, वहाँ ह्यूमिडिटी हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश जब वाटर लेवल पर, वाटर पानी के सतह पर पड़ता है, तो वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और वो जो पानी है जो नदी, तालाब, झील का, वो वाष्प बन करके वहाँ की वायु में मिल जाता है, और वही वायु में मिला हुआ जो वाटर होता है और जलवाष्प होता है, वही आर्द्रता कहलाता है। तो वो अधिक मात्रा में वहाँ मिला होता है। While places far away from it have low humidity, जबकि जो जगह नदी, तालाब, झील, समुद्र, महासागर से दूर होता है, उस जगह पर वायु में जो ह्यूमिडिटी की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि places with higher humidity experience more precipitation, rain or snow. So hot and humid places like those lying along the equator have heavy rain, while deserts have very little humidity and therefore receive almost no rainfall. देखिए, जो जगह समुद्र से या वाटर बॉडी से दूर होता है, वहाँ उस जगह पर क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है उस जगह के वायु में कम होती है, और इसलिए क्या होता है, प्लेसेस विथ हायर ह्यूमिडिटी, यानी कि जिस जगह पर ह्यूमिडिटी अधिक होती है, वहाँ के लोगों को रेनफॉल यानी कि बारिश, यानी उस जगह पर बारिश या स्नो, बर्फ
का गिरना ये महसूस होता है। यानी कि उस जगह पर क्या होता है, जो आर्द्रता वायु में मिली हुई होती है वो या तो बर्फ के रूप में फिर पृथ्वी पर गिरती है या बारिश के रूप में, बारिश के बूंदों के रूप में फिर से वापस पृथ्वी पर आ जाती है। सो हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस लाइक दोज लाइंग अलोंग द इक्वेटर, इसीलिए क्या होता है कि जो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि इक्वेटर के आसपास का एरिया, तो वहाँ पर जो बारिशें बहुत अधिक होती है। इसके अपेक्षा, डिजर्ट की अपेक्षा। जो डिजर्ट है, मरुस्थल है, उसके अपेक्षा, जबकि जो मरुस्थल है वहाँ पर बहुत कम ह्यूमिडिटी पाई जाती है वायु में, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ना के बराबर बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विंड्स। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। हवा, जब हवा में गति हो, यानी कि हवा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करे, तो उस हवा को विंड कहा जाता है। ठीक है, जो हवा ही है लेकिन जब उसे पवन या वायु कहा जाता है। जब हवा में गति हो, यानी कि हवा एक जगह से दूसरे जगह बहकर जाए, तो उस गति को विंड कहा जाता है। ठीक है, वार्म विंड्स दैट ब्लो इन फ्रॉम द सी आर फुल ऑफ मॉइस्चर। जो हवा समुद्र से बहकर आता है, वार्म विंड, जो गर्म हवा समुद्र से आता है, उसमें क्या होता है कि नमी भरी हुई रहती है बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि जो समुद्र में पूरा पानी ही पानी है, और जो हवा समुद्र से चलेगा तो उसमें समुद्र का वो हवा समुद्र के पानी अपने अंदर सोख लेता है और उसमें अपने अंदर नमी भर लेता है वो हवा। ठीक है, तो इस प्रकार उस हवा में, जो समुद्र से हवा लैंड की तरफ बहती है, उस हवा में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। नमी से वो आर्द्रता से भरी हुई हवा होती है। दे ब्रिंग एंड फॉल टू द कोस्टल एरियाज। और ये जो समुद्र से हवा लैंड की तरफ चलती है, वो कोस्टल एरिया एंड समुद्र तटीय क्षेत्र में बहुत भारी बारिश कराती है। विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई। और जो हवा डेजर्ट से चलती है, मरुस्थल से चलती है, वो सूखी हुई और बहुत गर्म होती है, क्योंकि मरुस्थल में तो पानी की मात्रा होता नहीं है, वहाँ की वायु गर्म होती है और ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और फिर यही प्रक्रिया बार बार चलते रहता है। आसपास की वायु भी वहाँ फिर उस जगह को रोकने के लिए, जगह को भरने के लिए जाता है, और फिर वो भी गर्म होकर के फिर उठती हुई है, और फिर वो हवा मतलब इधर उधर बह के जाता है अपने जो ठंडा इलाका होता है उधर, और फिर वो ठंडा होकर गर्म होकर के फिर वो मतलब चक्र की तरह ये चलता रहता है, हवाओं का आना जाना। यानी कि आप लोगों को बताया, जो वायु है वो जो गर्म एरिया है वहाँ से ठंडा की तरफ जाता है, और जो ठंडा हवा है यानी कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ हवा लो प्रेशर बनाता है, वहाँ पर हवा जो है वहीं स्थिर रहता है वो, लेकिन जहाँ हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर जहाँ होता है वो हवा हल्का हो जाता है और उठ करके ऊपर उठता है और फिर अपना जगह छोड़ देता है, और फिर जहाँ लो प्रेशर होता है जिस जगह पर, उस जगह का हवा उस खाली स्थान को भरने के लिए आता है, और फिर वो भी गर्म होकर के फिर भी वो भी उठ जाता है, और फिर वो प्रक्रिया मतलब कि लगातार चलती रहती है साइकिल की तरह। ठीक है, चक्र की तरह। तो इस तरह से क्या होता है कि जो डिजर्ट से हवा आती है वो सूखी हुई और गर्म होती है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ लैंड्स ओवर फेस दे ब्लो। और जो डिजर्ट से जो हवाएं आती है वो जिस एरिया में बहती है उस एरिया के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, गर्म कर देता है, उस एरिया के तापमान को क्या करता है कि बढ़ा देता है। ठीक है, उस लैंड का।
On the other hand, cold winds that blow from the polar regions cause temperatures to fall sharply. जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हवा पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय प्रदेश से आता है वो हवा ठंडा होता है, और वो हवा क्या करता है कि जिस जगह पर बह के जाता है उस जगह को तेज़ी से ठंडा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ यानी कि गर्म क्षेत्र पृथ्वी का। कौन क्षेत्र है जो पृथ्वी का गर्म क्षेत्र है और उसका मतलब क्यों वो गर्म होता है। As we have already seen, not all parts of the earth receive the same amounts of sunlight from the sun. कि as we have already seen, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि पृथ्वी के सभी भाग को सूर्य का प्रकाश एक समान मात्रा में नहीं प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश कहीं बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है तो कहीं कम प्राप्त होता है, कहीं सीधी प्राप्त होती है तो कहीं तिरछी प्राप्त होती है। तो कहीं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है तो कहीं कम दूरी तय करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो सूर्य का जो गर्मी है वो पृथ्वी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग अमाउंट में प्राप्त हो पाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ द spherical shape of the earth and its tilted axis, some parts receive more heat and some receive less। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ द स्फेरिकल शेप्स यानी पृथ्वी के गोलाकार शेप आकार होने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अलग अलग भाग को अलग अलग मात्रा में सूर्य का गर्मी प्राप्त होने का कारण ये होता है कि जो पृथ्वी है हमारी वो गोलाकार शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। एंड इट्स टिल्टेड एक्सिस, और इसका पृथ्वी का जो एक्सिस है अक्ष है वो झुका हुआ है। इसी कारण से पृथ्वी के अलग अलग पार्ट को सूर्य की अलग अलग मात्रा में प्रकाश प्राप्त होती है। सम पार्ट रिसीव मोर हीट, मतलब पृथ्वी की स्फेरिकल शेप में होने के कारण और अपने एक्सिस पर झुके हुए होने के कारण पृथ्वी के किसी भाग को अधिक हीट प्राप्त होता है, सूर्य का गर्मी अधिक प्राप्त होता है, तो किसी भाग को बहुत कम गर्मी प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे कि इक्वेटर है वहाँ सूर्य की प्रकाश का अधिक अमाउंट प्राप्त होता है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बहुत कम मात्रा में सूर्य की प्रकाश प्राप्त हो पाती है। ठीक है, based on the amount of heat received, the earth is divided into 3 heat zones: the torrid zone, the temperate zone and the frigid zone। like based on the amount of heat received यानी पृथ्वी के किस पार्ट में सूर्य का कितना मात्रा में हीट प्राप्त हो पाता है, इसके आधार पर पृथ्वी को 3 जोन में विभाजित किया गया है। 3 भाग में, 3 क्षेत्र में, यानी 3 एरिया में उसे बांटा गया है। एक है जो टॉरिड जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन और तीसरा है फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन मीन्स उष्णकटिबंधीय, जोन मीन्स कटिबंध या क्षेत्र होता है। तो टॉरिड मीन्स उष्ण, उष्ण यानी कि गर्म, उष्ण मीन्स गर्म। तो जो गर्म है टॉरिड जोन मीन्स गर्म क्षेत्र यानी कि गर्म कटिबंध, उष्ण कटिबंध। दूसरा है टेम्परेट जोन, टेम्परेट मीन्स होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण मीन्स शीत और उष्ण यानी कि कभी गर्मी कभी ठंडा, यानी कि दोनों, कभी गर्मी कभी ठंडा भी या समान मात्रा में दोनों प्राप्त होना। ठीक है, और तीसरा जो है वो है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मीन्स क्या होता है, ठंडा, ठंडा कटिबंध, शीत कटिबंध। फ्रिजिड जोन मीन्स शीत कटिबंध या ठंडा क्षेत्र। तो
ये कैसे कैसे डिवाइड है हम आगे आप लोग को बता रहे हैं। देखिए अब ये हाँ आप देख सकते हैं, ये जो है आप यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये टॉरिड जोन है, जो ये एरिया है ये टॉरिड जोन है। और यहाँ पर सूर्य की प्रकाश जो है सीधी पड़ती है, जैसे आप देख सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश इस पार्ट पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ इस पार्ट में इतनी दूर में सूर्य की गर्मी सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और जिस जगह पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी उस वहाँ पर जो वाटर बॉडीज है उसमें वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वायु में ह्यूमिडिटी की अमाउंट भी अधिक होगा, और वायु में ह्यूमिडिटी की अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वहाँ बादल ज़्यादा बनेंगे और बारिश ज़्यादा होगी। तो इस एरिया में बारिश सबसे अधिक होती है, ठीक है। जो ये पूरा एरिया है पृथ्वी का, ये चारों तरफ पृथ्वी के इस एरिया में जो बारिश होती है अधिक होती है। और बारिश अधिक होने के कारण इस एरिया में जंगल भी घने पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत अधिक घना जंगल पाया जाता है। इस एरिया में सूर्य के प्रकाश सीधी पड़ती है, तो इस एरिया के लोग मैक्सिमम काले होते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ने से, ठीक है, यहाँ के लोग का जो स्किन है वो डार्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन कलर का है ये टेम्परेट जोन है। तो यहाँ पर सूर्य की, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो ये यहाँ तक आने में सूर्य को कम दूरी तय करना पड़ेगा, जबकि यहाँ आने में सूर्य को ज़्यादा दूरी, धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश का जो किरण का जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ एक तो दूरी तय करना पड़ता है ज़्यादा प्रकाश को, और इस तिरछी भी सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस पार्ट को इसकी अपेक्षा, इस एरिया की अपेक्षा इस एरिया को सूर्य का प्रकाश का कम गर्मी प्राप्त हो पाता है, और इसलिए इस एरिया में कभी ठंडा पड़ता है कभी गर्मी पड़ता है, और मतलब मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। यहाँ का क्लाइमेट जो है टेम्परेट जोन का, टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक, हम यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखेंगे कि ये जो पार्ट है यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, जो ग्रीन कलर का पार्ट टेम्परेट जोन। अब ऊपर हम देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल के पास है ब्लू कलर का, ये क्या है, फ्रेजिड जोन है, ये जो है फ्रेजिड जोन है। तो यहाँ पर सूर्य की प्रकाश बिल्कुल सीधी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है सूर्य के प्रकाश को वहाँ पहुँचने में। ठीक है, इधर नीचे साउथ पोल पर भी देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तिरछी पड़ती है और फिर वहाँ दूरी भी ज़्यादा तय करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो एरिया साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो पास का जो एरिया है वो फ्रीजिड जोन यानी कि ठंडा शीत कटिबंध कहलाता है, और यहाँ पर सालों भर ठंडा पड़ता है, ठीक है। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। द फ्रीजिड जोन जो है इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो ये फ्रीजिड जोन है ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और फिर यहाँ अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच स्थित है, कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में फ्रीजिड जोन, ठीक है। दिस जोन रिसीव्स very little heat because here the sun's rays strike the earth at a much shallower angle than at the torrid zone। यानी कि जो ये नॉर्थ
पोल यानी कि फ्रिजिड जोन है, दोनों चाहे साउथ पोल के पास है या नॉर्थ पोल के पास है। यहाँ सूर्य की रोशनी जो है बहुत कम, सूर्य की गर्मी बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश है यहाँ पर तिरछी पड़ती है बहुत ज़्यादा, एंगल जो है इसका बहुत सेलोवर तिरछा होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की गर्मी बहुत कम प्राप्त होती है और यहाँ ठंडा सालों भर पड़ता है। दिस इज देयरफॉर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो जोन है फ्रिजिड जोन, ये पृथ्वी पर का सबसे ठंडा भाग है। मोस्ट ऑफ दिस जोन हैज़ अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो। ये जो फ्रिजिड जोन है इसका अधिकांशतः भाग सालों भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ टेम्परेट जोन। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। जो ये टेम्परेट जोन है ये कहाँ स्थित है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल के बीच, यानी जो ये ग्रीन कलर का एरिया है ये पूरा टेम्परेट जोन है। इसे हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पर आप सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखेंगे तो टेम्परेट जोन स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक। ठीक है, at the angle of sun's rays in this region is slightly slanting. It receives less heat than the torrid zone। जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर थोड़ी तिरछी पड़ती है, इसलिए टॉरिड जोन की अपेक्षा यहाँ पर सूर्य का गर्मी कम प्राप्त होती है इस टेम्परेट जोन में। ठीक है, और देयरफॉर दिस रीजन एंजॉयज अ मॉडरेट क्लाइमेट, और इसलिए इस जोन में जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। वन दैट इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, यानी कि ये जो टेम्परेट जोन है ये न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ही ज़्यादा ठंडा होता है, ये टेम्परेट जोन। और फिर ये भी टेम्परेट जोन, दोनों टेम्परेट जोन जो है न तो ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टॉरिड जोन। द टॉरिड जोन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है, ये टॉरिड जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक स्थित है, फैला हुआ है। ठीक है, दिस इज द हॉटेस्ट जोन एज इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। और ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये सबसे गर्म, पृथ्वी का सबसे गर्म एरिया है, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर जो रेज है वो डायरेक्ट सीधी पड़ती है। ठीक है, इसलिए इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ये पृथ्वी का सबसे गर्म एरिया है टॉरिड जोन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो, और आप लोग वीडियो को देखते समय ईयरफोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।